अब आगे हमारे पास एक्ट्स दोनों ही एक्ट 1948 में आए थे। 1947 में जैसे वो हुआ ना अपना इंडिया वाला, तो अगले ही साल इनको हो गया कि भाई फैक्ट्रियों के एक्ट बनाओ, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट एक है, फैक्ट्री एक्ट एक है ESI एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, ये DMRE में एप्लीकेबल नहीं है और ESI DMR में एप्लीकेबल नहीं है। DMRE मतलब डिफेंस माइनिंग रेलवे ईटरीज में ये नहीं है, और ये डिफेंस माइनिंग रेलवे में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर कैपिटा स्पेस जो है वो मोर देन, कौन सी फैक्ट्रीज होगी है ना, पर कैपिटा स्पेस मोर देन 500 फीट क्यूब, 1 सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए 1000 वर्कर्स का। अगर 1000 वर्कर्स हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर। एज लेस देन 14 ईयर्स को काम करना अलाउड नहीं है। 14 to 15 ईयर्स को, सॉरी 14 to 18 ईयर्स अगर फिर भी एडोलसेंट काम कर रहे हैं तो उससे सिर्फ डे टाइम में काम कराना है, 6 AM to 7 PM, और मैक्सिमम 4.5 आवर्स पर डे ही कराना है। मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक काम करना है बंदे ने, और लेस देन 9 आवर्स पर डे। तो 4.5 इनका है, 9 का डबल जो है वो बड़ों का लिए है। इन्होंने एक वीक में 48 आवर्स काम करना है। मैक्सिमम ओवर टाइम कितना है, 60 आवर्स से कम होना चाहिए पर वीक। नोटिफाइबल डिजीजेज इसमें इंक्लूडेड होती हैं 29। नोटिफाइबल डिजीजेज 29 होती हैं। इसके अंदर बैगासोसिस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, जो शुगर केन वाली होती है। अब ESI एक्ट का ना ऐसे ऐसे वो लैम्प सा बना होता है, इसके सिंबल में ऐसे ऐसे कई तरह के लैम्प से बने होते हैं। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन DMR। मंथली ये उनमें होता है जिनकी मंथली सैलरी लेस देन 21,000 है पर मंथ, ठीक है। और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो 25,000 भी कह सकते हैं। इसमें एम्प्लॉई ने देने होते हैं 0.75% और एम्प्लॉयर ने देने होते हैं 3.25%। 4% दे रहे हैं ये, एम्प्लॉय 0.75, एम्प्लॉयर 3.25%। सिकनेस बेनिफिट कितना मिलता है, 70%। अब जितना भी तुम्हारा हॉस्पिटल में बिल आएगा 70% खर्चा ये लोग करेंगे 91 डेज़ के लिए। 91 एक दिन दे के तो उन्होंने पता नहीं कितना ही वो मुश्किल बना दिया है हमारा सवाल। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कब होता है, जब एक 2 साल के लिए वो कुछ स्पेशल डिजीज़ में होते हैं, 34 डिजीज़ हैं उस लिस्ट में, कि अगर ऐसे हो गए तो 2 ईयर्स के लिए 80%, 10% ही बढ़ा लो, 80% अब तुम्हें वेज मिलेगी 2 ईयर्स के लिए। एनहांस सिकनेस बेनिफिट्स किस में होगा, जिसमें 100% मिलेगी। एनहांस जो जेनाइटल्स को एनहांस कर रहे हैं, वेजेक्टमी के लिए 7 दिन, ट्यूबेक्टमी के लिए 14 दिन, ठीक है। एनहांस सिकनेस बेनिफिट में डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो डिसेबल ये हो गया एक्सटेंडेड एक चीज़ होगी, एनहांस्ड होगी। एक डिसेबिलिटी बेनिफिट है, अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो 90% वेजेस मिलते हैं, ठीक है। सिंपल अगर सिकनेस एनहांस सिकनेस हो रही है तो 80%। अब शुरू से शुरू करते हैं। सिंपल सिकनेस 70%, एक्सटेंडेड सिकनेस 80%, डिसेबलमेंट बेनिफिट 90% और एनहांस्ड वाले में 100%। मैटरनिटी बेनिफिट भी 100% है 6 मंथ्स के लिए। और पर मैटरनिटी में ये अगर MTP हो जाए तो 6 वीक्स, MTP के लिए 6 वीक्स मिलते हैं, और प्रेगनेंसी का कोई डिजीज़ हो जाए तो 4 वीक्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। एक महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर कोई साथ में डिजीज़ है। फ्यूनरल बेनिफिट 15,000 रुपये मिलता है। अब एक है हमारे पास राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर मोर देन 3 ईयर्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इक्वल टू 50% ऑफ वेज फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स। तो अगर तो 3 साल से ज़्यादा उसने बंदे ने वहाँ काम किया है, राजीव गांधी कहता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से तुम उसे नहीं कर सकते, वो 50% ऑफ द वेज अपनी ले सकता है 2 ईयर्स में, अगर एकदम से उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, ठीक है। अब कमिटीज़ आ गई, वेरियस कमिटीज़। सबसे पहले आती है भोर कमेटियाँ। देखो ये कमेटी होती बोरिंग है तो सबसे पहले कौन आएगा, भोर बोरिंग। इसने इसका ये इतना ही कर सकता है, एक बोरिंग से इसने PHC खोल ली, ठीक है। 1/40,000, 3 मिलियन प्लान है। और सोशल फिजिशियंस कह रहे भाई सब फिजिशियंस को सोशल होना चाहिए, ठीक है, ये भी बोरिंग। देन उसके बाद एक आई मुडालियर जो है, इसमें ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज। देखो ये मुडालियर लायर ही है, ये कह रहा है ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज आएंगे, ऐसा हो सकता है इंडिया में, नो, ठीक है। तो अब उसके बाद आई चड्डा कमेटी। चड्डा ने क्या बोला, NMEP की भाई एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए पर 1000, ठीक है। एक बेसिक हेल्थ वर्कर बना लो। चड्डा कहता है इतना हमारे पास टाइम नहीं है, एक बंदा, मतलब इतने बंदे नहीं हम अपॉइंट कर सकते, एक ही बंदा 10,000 में मलेरिया, वायरल स्टैट्स, फैमिली प्लानिंग सब कुछ करेगा। फिर मुखर्जी आया बंगाली, वो कहता भाई
मुखर्जी कहता है ये सब तो ठीक है, इसमें से फैमिली प्लानिंग हटा दो, ठीक है, उसको इससे मलेरिया से हटा दो। फिर जंगल वाला आया, जंगल वाले को काम नहीं मिल रहा था, उसने आके इस पे बात करनी शुरू कर दी। जंगल में रहता था ये तो, कि अगर मैं जंगल में उतना ही काम कर रहा हूँ मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्पेशल पे फॉर स्पेशलाइज वर्क, ठीक है। कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर मैं प्राइवेट करने लग गया जंगल में कोई आएगा ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए तुम भी प्राइवेट नहीं करोगे। उसके बाद करतार सिंह, ठीक है, इसमें क्या होता है, करतार सिंह का सरदार आया, उसने क्या बोला, मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर जो हैं उनको 4 हेल्थ सुपरवाइज़र देखेगा, मतलब 4 मेल और फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर को एक हेल्थ सुपरवाइज़र देखेगा, क्योंकि सरदार बिना सुपरवाइज़र के तो काम कर नहीं सकता था। कह रहा मेरे को जब तक कोई सुपरवाइज़र नहीं देख रहा मैं नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर निमोनिक्स, ओके। इसमें इसने बोला PHC 150,000 होनी चाहिए। सरदार ने बोला भाई राउंड ऑफ करके बात करो, ये क्या होता है, भोर ने बोरिंग सा 40,000 दे दिया, राउंड ऑफ करके बात करो भाई 50,000, ठीक है। उसके बाद आया श्रीवास्तवा, तो श्रीवास्तवा तो साउथ से आया था, तो वो अपने आप को श्रीवास्तवा बोलता था। तो ये क्या कर रहा है, RRR सेमी एंड पैरा प्रोफेशनल वर्कर्स, रेफरल सर्विसेज, रोम, रिसर्च ओरिएंटेड, ठीक है, रूरल हेल्थ स्कीम 3 टायर, ये सब इसने श्रीवास्तव ने दी। फिर कृष्णन आया, कृष्णन कहता भाई अर्बन रीवैम्पिंग स्कीम करेंगे, अर्बन। बजाज क्या है, नेशनल, तो बजाज इज़ नेशनल, बजाज एक फेमस वो है ना ब्रांड, तो नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ केयर पॉलिसी। फिर एक्सपर्ट लेवल ग्रुप ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दी। अब नीति आयोग किसने दिया है, PM ने, इसका चेयरपर्सन PM है, ये रिप्लेस कर देगा कमिटी, इसने रिप्लेस कर दिया कमिटीज़ को 2015 में, कि बहुत हो गया इन कमेटियों का, सब मोदी के अंडर आएगा। नीति आयोग डेवलप्ड हेल्थ इंडेक्स। देन उसके बाद आ गया WHO एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ड्रिंकिंग वाटर का कितना होना चाहिए, कि उसमें टर्बिडिटी लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए और उसका कलर लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, ठीक है। टोटल डिजॉल्व सोल्यूट्स लेस देन इक्वल टू 300 होने चाहिए, pH 6.5 टू 8.5 के बीच में होना चाहिए, काफ़ी रेंज दे दी उसने, 6.5 टू 8.5 के बीच में होना चाहिए। नाइट्रेट 45 से कम होने चाहिए, रिमोट कंटेमिनेशन। और मोस्ट अनडिज़ायरेबल मेटल लेड होता है, मैक्सिमम रेडिएशन अल्फ़ा बीटा में से, ठीक है, अल्फ़ा की 0.5 ही मैक्सिमम हो सकती है, बीटा की 1। बेडाकोलिन पर पता नहीं क्या होता है ये, बी क्यों मैं भूल गई, चलो जो भी है, अल्फ़ा का 0.5, बीटा क्योंकि बेकार है, बीटा अच्छा है तो 1, बेटा को 1 देंगे। हाँ, AQI 0 to 50 गुड होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। 400 to 500 सीवियर होता है, 300 to 400 वेरी पुअर होगा। तो अब हम 50 to 100, 100 200 200 300 300 100 में चलते रहेंगे। इसमें क्या क्या होता है, AQI में पर्टिकुलर मैटर होते हैं, ठीक है, 2.5 10 CO NO2 SO2 ओजोन NH3 लेड। इसमें PM5 नहीं होता। मैकेनिकल वेंटिलेशन में एक एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होती है जो ऊपर से स्लेट एयर को निकालेगी। प्लेनम वेंटिलेशन क्या करती है, बड़े बड़े होते हैं ये पखे, ठीक है, ये बाहर से फ्रेश एयर को लाएगी, प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर ले आएगी ये फ्रेश एयर। देन बैलेंस्ड वेंटिलेशन क्या होती है, जिसमें ये दोनों चीज़ें हो रही है, स्टेल एयर भी निकल रही है और फ्रेश एयर भी आ रही है। एयर कंडीशनिंग और भी काम कर रहा है, आपकी फ़िल्टर भी कर रहा है, टेम्परेचर भी मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे रिसाइकल भी कर रहा है और फिल्टर भी कर रहा है, हमें ठंडी हवा भी दे रहा है। रैपिड सैंड फिल्टर और स्नो सैंड फिल्टर में क्या है, स्नो सैंड फिल्टर ओल्ड स्कूल है, इसको लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है, ये 0.2 to 0.3 mm, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करके ही छोड़ेगा, 0.2 to 0.3 mm वाला करके ही छोड़ेगा। इसे प्लेन है ये, भाई सेडिमेंटेशन सिंपल तरीका चाहिए, लेस स्किल्ड है, पहले के ज़माने में कोई स्किल्ड नहीं है इनको, ठीक है। और इनका बैक्टीरियल रिमूवल भी इसको फिर परफेक्ट चाहिए, 99.999 इतने। अब रैपिड क्या है आजकल के ज़माने में, कि जल्दी जल्दी करो भाई, वेरी लिटिल स्पेस, और 0.4 to 0.7 ही बहुत है, केमिकल मेथड से कर लो, हाईली स्किल्ड होने चाहिए बंदा, और 98 to 99% भी ओके है। बेस्ट एयर पोल्यूशन इंडिकेटर इंडस्ट्रियल SO2 होता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। बेस्ट बायोलॉजिकल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है, लाइकन, तो बायोलॉजिकल पूछा तो लाइकन। सॉइलिंग इंडेक्स स्मोक, ग्रिट इंडेक्स डस्ट, सॉइलिंग इंडेक्स स्मोक के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैक्सिमम किससे होता है, वाटर वेपर से, फिर CO2 से। CO2 के लिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, तो CO2 में जापान को आ गया क्योटो, देखते हैं जाना नहीं जाना, ठीक है। डोर प्लस विंडो,
मोर देन 2/5 ऑफ फ्लोर स्पेस करने चाहिए। पर कैपिटा स्पेस इन हाउस एक बंदे को मोर देन 70 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, नहीं तो ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग में और भी ओवर क्राउडिंग का क्राइटेरिया क्या है कि अगर 2 पर्सनस एज मोर देन 9 ईयर्स ऑफ अपोजिट जेंडर शेयरिंग सेम रूम एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ, अगर भाई बहन भी साथ में रह रहे हैं तो उसको भी ये ओवर क्राउडिंग कह रहे हैं। देन मेथड्स ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट गार्बेज को कैसे करेंगे, डंपिंग कर सकते हैं जो वर्स्ट होता है। कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल, ट्रेंच कर सकते हैं, बेस्ट है। ट्रेंच बनाएंगे 2 to 3 मीटर डीप होएगी, 4 to 12 मीटर वाइड होएगी, लंबी सी ऐसे ट्रेंच बनाएंगे, ठीक है, इतनी सी डीप होगी और इतनी ज़्यादा वाइड होगी। तो पर 10 के पॉपुलेशन के लिए हमें 1 एकड़ लैंड चाहिए। ये हल्की मुल्की बात नहीं है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि पर 10 के पॉपुलेशन के लिए भी 1 एकड़ लैंड ले रहे हैं यही करने के लिए। इंसिनरेशन, अगर कम स्पेस है तो इंसिनरेशन कर लो, हाई टेम्परेचर से उसको ऑक्सीडेट वो कर दो, ड्राई ऑक्सीडेशन। कंपोस्टिंग क्या है कि इंटीग्रेटेड रिफ्यूज प्लस नाइट सॉइल डिस्पोजर, बेंगलोर मेथड की एनारोबिक हॉट फर्मेंटेशन हो जाए, तो ये कंपोस्टिंग में याद रखना है। कंपोस्टिंग में बेंगलोर मेथड है जिसमें रिफ्यूज़ के साथ नाइट सॉइल बना रहे हैं और ये एनारोबिक हॉट फर्मेंटेशन है, तो ये सारा मतलब इससे रिलेटेड है। मैन्योर पिट्स हम बनाते हैं रूरल एरिया में, बरियल मेथड कैंपिंग में यूज़ करते हैं, तो टेम्पररी होता है। सीवेज क्या होता है, लिक्विड वेस्ट विद एक्सक्रीटा, इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर, ये नॉर्मल 100 to 300 होती है, ठीक है, तो याद रख लेना कितनी होती है, 100 to 300। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि ऑक्सीजन इक्विवेलेंट नीडेड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये एरोबिक डिस्ट्रक्शन था, ये केमिकल ऑक्सीडेशन है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे यार कैसे बना रही हूँ मैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सस्पेंडेड सॉलिड्स का नॉर्मल क्या है, 100 to 500। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है, स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वही ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें एरिएशन टैंक जो होता है, जो एक्टिवेटेड स्लज बनता है, वो हार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। सेप्टिक टैंक क्या है, यूज्ड वेयर नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एग्जिस्ट, तो सेप्टिक टैंक हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ ये वाला सिस्टम नहीं है। इनसाइड टैंक एनारोबिक होगा डाइजेशन, आउटसाइड एरोबिक होएगा, ठीक है, तो अंदर बंद है तो वो अंदर एनारोबिक है, बाहर एरोबिक है। ये हो गया पेज। देन नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को, 1948 में हुआ था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फोर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग क्या कहती है, फोर्ड फाउंडेशन की टॉयलेट्स बनाओ इन रूरल इंडिया, ठीक है। ये NIHFW छोड़ो इसको। सीधा इंडिया में सीधा टीबी हो जाता है बंदे को, तो सीधा इज़ NTEP की फंडिंग है ये सब। डानीडा ब्लाइंडनेस, क्योंकि ब्लाइंड बंदे को डंडा लेके चलना पड़ेगा। कोलम्बो प्लान कोबाल्ट रेडियोथेरेपी यूनिट्स बनाने के लिए। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम यूनिसेफ और मैन्योर और सीड टू फार्मर्स की यूनिसेफ जो है वो उसका कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बच्चों को न्यूयॉर्क जाना है। NIN हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई में है। इमीडिएटली नोटिफाइबल जो 24 आवर्स के अंदर नोटिफाई करने होते हैं वो कौन सी डिजीज़ हैं, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, सार्स, ठीक है, कोविड। MH गैप, मेंटल हेल्थ गैप, ठीक है, इसमें क्या है, OCD नहीं आता है इसके अंदर। OCD तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, मतलब मेंटल हेल्थ के बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। DPDP 23 क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो दीपिका पादुकोण का डाटा लीक ना हो जाए, उसकी ID हैक ना हो जाए, इसलिए DPDP 2023 बन गया। एम्पोरियाट्रिक्स क्या है, ट्रैवलर्स के लिए। बेड टर्नओवर रेशियो स्लाइटली पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब हल्की सी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए है ना हॉस्पिटल की, कि ताकि एक आधा पेशेंट डिस्चार्ज हो तो दूसरा आ जाए, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है UNDP ने दिए थे, टारगेट्स हैं 2030 तक कि MMR को 70 से कम करो, अंडर 5 को 25 से कम करो, NMR को 12 से कम करो, हम कर चुके हैं। NMR को सिंगल डिजिट करो, या NAP कहता है, ये भी हमने कर लिया।
अब बेड टर्नओवर रेशियो, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स इम्यूनाइज, ये हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन इंडाइसेस हैं. डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर, पॉपुलेशन बेड रेशियो, ये हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिसेस हैं. ये क्या है? ओटावा चार्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एनेबल मीडिएट एडवोकेट, बस ये याद रखना है ओटावा चार्टर के लिए. एक्सेप्शंस ऑफ हार्डी वीनबर्ग लॉग, जेनेटिक मेकअप कांस्टेंट. इसमें क्या हो रहा है कि जेनेटिक मेकअप कांस्टेंट रहता है. हार्डी वीनबर्ग लॉ तो ये कहता है कि जेनेटिक मेकअप कांस्टेंट रहता है. कब नहीं कांस्टेंट रहेगा? अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी, डायनामिक पॉपुलेशन होगी, नॉन रैंडम मेटिंग होगी. ठीक है, रैंडम नहीं हो रही. ठीक है, नॉन रैंडम तुम ऐसे करी जाओगे, रिसेसिव तो जेनेटिक मेकअप बदल जाएगा. म्यूटेशंस अगर होगी, जीन का आउटफ्लो हो गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, माइग्रेशन हो गई, तो ठीक है. मिसलेनियस ऑफ BMI क्या होता है? इसको क्वेटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं. kg पर मीटर स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. पॉन्ड्रल इंडेक्स हमने पीड्स में किया है, वेट अपॉन लेंथ क्यूब. ठीक है, तो ब्रोकाज इंडेक्स क्या होता है? अब वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100. अच्छा, माइनस कर रहा है अब ये. आइडियल वेट इज इक्वल टू हाइट माइनस 100. तो हम अपना करके देखते हैं कि आइडियल वेट कितना है. सेंटीमीटर में अगर मान लो मेरी हाइट है 162, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैं 100 माइनस करूँगी तो मेरा आइडियल वेट 62 होना चाहिए. अच्छा, ये कह रहा है ये ब्रोकाज इंडेक्स. चलो इसको पढ़े रहने देते हैं. ब्रोका लॉरेंट्स फॉर्मूला लॉन्ग होता है तो हमने इसलिए याद नहीं किया, लिखा ही नहीं. कॉर्पुलेंस इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअल वेट डजंट नीड हाइट. इसमें हाइट नहीं चाहिए कि हमारा एक्चुअल वेट कितना है. मान लो मेरा एक्चुअल वेट 62 है, पर मुझे कितना वेट चाहिए अपना 58. तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है. करके देख लेते हैं. 62, ओहो मैं क्या खोल रही हूँ, कैलकुलेटर नहीं है क्या इसमें? छोड़ो. इसकी अगर 1.2 से एक्सीड नहीं होना चाहिए. स्किन फोल्ड थिकनेस हम कहाँ मेजर करते हैं? मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सब स्कैपुलर और सुप्रा इलियाक. हर पिंडर कैलिपर है ये. ठीक है, ऐसे हम स्किन फोल्ड थिकनेस देख रहे हैं. सब स्कैपुलर और सुप्रा इलियाक. लेस देन 40 mm मेल्स में और 50 mm फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादा फैट होता है. रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है कि जितने बंदों को हाइपरटेंशन है उसमें से 50% की डायग्नोसिस हो गया, पता लग गया उनको, उसमें 50% को ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसमें से 50% जो है उन्हें एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिल रहा है. ट्रैकिंग हाइपरटेंशन के लिए करते हैं कि जिनका छोटे होते BP हाई रहता है, फिर उनका एडल्ट में भी हाई रहता है. मोनिका किसके लिए है? मॉनिटरिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. WHO स्टेप्स, वर्बल, फिजिकल, बायोकेमिकल, नॉट थेरेपेटिकल. ठीक है, थेरेपेटिकल नहीं है, वर्बल, फिजिकल, बायोकेमिकल. ये वाला तो कर लिया था. अब डेंजरस पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.5 to 3 माइक्रोन. इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशनिंग फैक्टर फॉर माल न्यूट्रिशन. प्रपोज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर पर WHO कह रहा है हम अपना 5% तुम्हें स्पेंड करना चाहिए हेल्थ केयर पे. राइट टू लाइफ आर्टिकल 21. कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फूड एडल्ट्रेशन लिस्ट, ये फूड एडल्ट्रेशन की होती है. अमृत वो होता है मेडिकोज. ठीक है, फार्मासिस्ट तो ये अफोर्डेबल मेडिसिन और इम्प्लांट देता है. इंद्रधनुष ESIC विबग्योर, ये क्या करता है कि भाई हर रोज़ विबग्योर की तरह तुम बेडशीट्स चेंज करो अकॉर्डिंग टू कलर. कैंसर हम कर चुके हैं. ओवरऑल ब्रेस्ट मोर कॉमन देन लेपोरल कैंसर. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है? इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, चेयरमैन इसका PM है. डिक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर कैसे करते हैं? मिटिगेशन से. अब कैसे होता है? सबसे पहले कोई डिज़ास्टर होगा तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे, फिर उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे, डेवलपमेंट होएगी, और हम प्रिवेंशन करेंगे. प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अब आने से पहले मिटिगेशन और फिर प्रिपेयर्डनेस. मोस्ट कॉमन डिजीज़ गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है. मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी विटामिन A की हो जाती है. मोस्ट कॉमन जूनोटिक क्या होता है? लेप्टोस्पायरोसिस. वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स क्या देते हैं हम? Hep B, TT और प्लस माइनस कॉलेरा या टाइफॉइड का कंजुगेट. ठीक है, ओनली वैक्सीन विच कैन बी गिवन इन एन आउटब्रेक इज मीजल्स. ओके, देन मोस्ट क्रूशियल प्रेलिमिनरी स्टेप क्या होता है? क्लोरिनेशन करो. इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग RTA ड्यूरिंग एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स इज हेडॉक्स मैट्रिक्स. चलो ठीक है.
हेल्थ मैनेजमेंट और प्लानिंग, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग कैसे करते हैं, ये मैंने शायद अगले पेज पे कराया है, फिर मैं अगले पेज पे कराऊंगी ये वाला फ्लो चार्ट, ठीक है। एसेंशियल हेल्थ केयर के लिए 4 एज क्या होते हैं कि वो अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। गोल क्या है कि लॉन्ग टर्म डिज़ायर्ड स्टेट हो, नॉन मेजरेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है मेजरेबल। जो नहीं गोल होता है ना, वो हमारा हम मेजर नहीं कर सकते कि हमारा गोल ज़िंदगी में क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म डिज़ायर होती है। ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो मेजरेबल है। टारगेट होता है शॉर्ट टर्म, मुझे आज क्या करना है, इस अपना टारगेट अचीव करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मॉनेटरी बेनिफिट होता है कि कितना हम बेनिफिट हुआ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए क्वाली करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस के लिए क्या है हमारे पास, प्रोग्राम मैनेजमेंट रिव्यू टेक्निक PMRT और एक CPM, ठीक है। ये 2 करते होते थे हम। वर्क सैम्पलिंग टाइम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल साइंसेस, वर्क सैम्पलिंग टाइम, ठीक है। मॉनिटरिंग रूटीन मेजरमेंट, मॉनिटरिंग होता है कि अपने आप को रूटीनली करो कि हाँ हमने कर लिया नहीं कर लिया, प्रोसेस है। और एक इंटरनल ऑडिट है, तो जब हम अपनी इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं वो मॉनिटरिंग है। फिर मान लो कि हमारा टेस्ट ले रहा है कोई, तो वही वैल्यूएशन है, वो कभी कभी होता है पीरियोडिक, उससे उसका वो आउटकम पता लगता है, और एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो। सर्विलेंस, कंटिन्यूस एनालिसिस और फीडबैक, हमें पता है पैसिव होता है, एक्टिव होता है, सेंटिनल होता है। हिडन केसेस के लिए पैसिव होता है, पेशेंट आ रहा है, एक्टिव होता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर जा रहा है, TB, मलेरिया, कालाजार, पोलियो के लिए। ABC एनालिसिस किसके लिए होता है, स्टॉक के लिए या इन्वेंट्री के लिए। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। VED एनालिसिस होता है कि वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल रखो, कि पहले जो चाहिए फिर जो ज़रूरी है और डिज़ायरेबल, ऐसे करके। एक होता है ABC और एक होता है VED। एक होता है सफिशिएंट कॉजेशन कि TB के, और एक होता है नेसेसरी कॉजेशन। TB होने के लिए हमेशा नेसेसरी क्या है कि माइकोबैक्टीरियम TB तो होना ही चाहिए। सफिशिएंट कॉजेशन क्या है कि BCG नहीं लगाई, क्राउडिंग में रहते हो, पुअर वेंटिलेशन में रहते हो, पुअर न्यूट्रिशन है, ये सफिशिएंट है कॉज करने के लिए। पर नेसेसरी क्या है, MTB, माइकोबैक्टीरियम TB। हेल्थ प्लानिंग अब कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले हम अपना कहाँ से शुरू करते हैं प्रिपरेशन, बेसलाइन GT देके। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, फिर हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं, फिर हम रिसोर्स देखेंगे कौन सा अच्छा है, कहाँ से पढ़ें, BTR, ठीक है। उसके बाद हम प्रायोरिटीज़ देखेंगे कि पहले हम वीडियोस देखेंगे, फिर हम क्यू बैक करेंगे, ये सब एक प्लान बनाएंगे कि कैसे करना है ना। फिर प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको बैठ के, फिर मॉनिटर करेंगे रोज़ का हम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। फिर एक दिन कोई और आएगा टेस्ट लेने हमारा, ठीक है, पेपर होएगा, उसमें हमारी वैल्यूएशन होएगी। तो ये हेल्थ प्लानिंग भी इस हिसाब से करनी है। प्राइमरी हेल्थ केयर PHC के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक है। पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, जैसे आशा करती है। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपस में, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जैसे हम अनमोल यूज़ कर रहे हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो हर एक को इक्वल मिलना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ PHC में निमोनिक एलिमेंट्स ही है। ई से एजुकेशन, L से क्या है, लोकल एंडेमिक डिजीजेज। ई से अब आई कर दो इसको, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। M से क्या है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। E से अब दोबारा E आ गया, एसेंशियल जो ड्रग्स होते हैं, एसेंशियल ड्रग अवेलेबिलिटी। N से क्या है, न्यूट्रिशन। T से ट्रीटमेंट। तो ये एलिमेंट्स ऑफ PHC का निमोनिक यही है। अब नेक्स्ट आ गया NRHM NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन। तो इसमें ना हमें कुछ नंबर्स याद करने हैं। एक होता है सब सेंटर, जिसमें जैसे कि आयुष आरोग्य मंदिर हो गया, वो 2 टाइप्स का होता है, A और B। जहाँ डिलीवरी नहीं हो रही वो A, जहाँ डिलीवरी हो रही है वो B, ठीक है। अर्बन जो होता है, फिर उसका एक अर्बन फॉर्म हो गया। फिर आता है PHC, ठीक है, जो कि एक स्टेट में होता है। A मतलब जिसमें 20 डिलीवरी से कम हो रही है, B मतलब 20 डिलीवरी से ज़्यादा हो रही है। तो इसमें स्कूल हेल्थ भी आता है, PHC के अंदर ही आता है स्कूल हेल्थ, ये भी एक अर्बन हो गया। फिर एक आता है CHC, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, स्टेट का होता है। सब सेंटर का होता है, ये दोनों स्टेट के हैं। फिर अर्बन CHC, मेट्रो CHC, तो ये हमारे पास हो गए। ये 2 टाइप का होता है, डिपेंड ऑन कि तुम हिली या ट्राइबल एरिया में हो या प्लेन्स में हो, ठीक है। अब ये कितने हमने कैसे याद रखना है,
सबसे पहले सब सेंटर है, फिर पीएचसी, फिर सीएचसी ऐसे लिखना है। हिली एरिया या ट्राइबल एरिया, प्लेन्स और अर्बन। सब सेंटर 1 in 3K, तो 1 in नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ। 3000, 5000, 10,000, फिर इसका डबल कर दो। 20,000, 30,000, 50,000, लास्ट दोनों को ऐड कर दो। 80,000, 1.2 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख इन मेट्रो। ठीक है, तो 3K, 5K, 10K, 20, 30, 50, 80, 1.2, 1.25, 1.5। तो ये आ गया कि कितने होने चाहिए ये। सब सेंटर में होता क्या है, मल्टीपर्पज़ वर्कर होगा, एक मेल एक फीमेल। पीएचसी में क्या होगा, एमओ होगा पीएचसी का, आयुष एमओ होएगा, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग और एक ये क्या बोलते थे इसको, HAHV, पता नहीं, हेल्थ विजिटर क्या होता है। सीएचसी में एक मेडिसिन, ऑब्स, गाइनी, सर्जरी, पीड्स ऑफ्था और एनेस्थीसिया, इन सब के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब बेड्स कितने होने चाहिए, क्वेश्चन तो आया था ये, देखो मेट्रो में तो 100 बेड्स होने ही चाहिए, अर्बन सीएचसी में 30 to 50 बेड्स होने चाहिए, इसका आधा कर दो। ठीक है, अब जो सब सेंटर है उसमें बस अगर डिलीवरी नहीं हो रही तो 1 से 2 बेड बहुत हैं, अगर डिलीवरी हो रही है मतलब बी है तो फिर 2 to 3 बेड्स। इसमें 4 to 6 बेड्स अगर लेस देन 20 डिलीवरीज हो रही हैं, मोर देन 20 डिलीवरीज हो रही हैं तो 6 to 10 बेड्स। तो ऐसे करके बेड्स का आइडिया हो गया। अब विलेज लेवल स्टाफ क्या होता है, एक होता है आंगनवाड़ी वर्कर, वो 1 in 400 to 800 होता है। आशा 1 in 1000 थी, अब वो कह रहे हैं 2 in 1000 हो जाए तो बेटर है। विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, टीबी, ये जो भी ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, दाई, ये सारी एक ही होती हैं 1000 में। ठीक है, महिला आरोग्य समिति ऊषा, महिलाएं अपने आप को आ गई अब, ठीक है, बनने। तो ये क्या है कि 1 in 250 to 500, और ऊषा आ गई मेन इनकी लीडर, वो 1 in 1000 to 2500। अगर हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग पूछा तो इसे डिवाइड बाय 5 कर दो। स्कूल हेल्थ पीएचसी का काम है। एरिया क्या है, मोर देन 10 स्क्वायर फीट पर चाइल्ड होना चाहिए, लेस देन 40 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम होने चाहिए, डेस्क माइनस टाइप का होना चाहिए, 62 स्टूडेंट्स के लिए एक यूरिनल होना चाहिए और एक सैनिटरी लैट्रिन पर 100 स्टूडेंट्स, यूरिनल 60 के लिए, लैट्रिन 100 के लिए, 1/150 एक टीचर। ठीक है, हाँ, तो 150 स्टूडेंट्स की एक टीचर आई साइट चेक करेगी और फिर उसको भेजेगी वहाँ पे। अगर उसकी 6/9 से कम आती है तो उसे पीएचसी में भेजेगी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी में आशा और पंचायत दोनों होते हैं। रोगी कल्याण समिति में एट पीएचसी सीएचसी में पेशेंट वेलफेयर है, कुछ नहीं है। पॉपुलेशन नॉर्म, डॉक्टर कितना होना चाहिए, वही आशा वाला हाल है कि 1000 में एक। नर्स कितनी होगी, 5000 में एक। वाह। लैब टेक्नीशियन 10,000 में एक, फार्मासिस्ट भी 10,000 में एक। 1 मलेरिया माइक्रोस्कोप पर 25,000 पॉपुलेशन, 1 एसईटी पर 25,000, 1 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट पर 5 लाख पॉपुलेशन, या 5 सीएचसीज का एक ही ऑफ था। वाह। डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, आशा के बारे में पढ़ लेते हैं। आशा 10th पास होनी चाहिए, या फिर अगर नहीं मिल रही तो 8th पास चलेगी। इसकी 23 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आंगनवाड़ी अब 20 देखो, वो भी भव्या भी आशा जैसी ही है ना, वो फिर वो 23 डेज़ की ट्रेनिंग करके आई है। आंगनवाड़ी वर्कर या एएनएम 25 to 45 ईयर्स की होती है, मैरिड, इनके बीच में होनी चाहिए 25 to 45 ईयर्स की, मैरिड हो सकती है, डाइवोर्स, विडो। विलेज पंचायत सिलेक्ट करती है उसको, शुड बी ऑफ द सेम विलेज। दक्षता ट्रेनिंग करेगी। मदर एंड चाइल्ड केयर में क्या करेगी, काउंसलिंग और विजिट्स। डिपोर्ट क्या है, ओआरएस देगी, एंटीबायोटिक्स, आईएफए और फैमिली प्लानिंग की चीज़ें देगी जाके, है ना। वो वैक्सीनेशन नहीं दे सकती और ना ही वो डिलीवरी कर सकती है। इम्पैक्ट इंडिकेटर IMR है। आंगनवाड़ी वर्कर भी 10th पास होती है। अब इसमें क्या फ़र्क है, आंगनवाड़ी वर्कर ने 4 मंथ की ट्रेनिंग ली, ये तो इसको सिखा रही थी, ये रिपोर्ट करेगी मुख्य सेविका को, और ये कौन सी ट्रेनिंग लेगी, उड़ीसा वॉटएवर। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट का कोई पढ़ा लिखापन का रोल नहीं है, बस उसको 1 महीने में डिलीवरी करनी वो सीख गई और ANM को रिपोर्ट कर रही है। ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड 6th पास होती है, बस इतना ही बहुत है। 3 मंथ्स के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है और वो एजुकेट करती है बस लोगों को जा के, जो भी 3 महीने में उसने सीखा होता है। मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल फीमेल
फीमेल मल्टीपर्पज़ को ही ANM बोलते हैं। इन लोगों ने 1 साल की ट्रेनिंग की होती है, ये छोटे मोटे बंदे नहीं हैं, इन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की होती है और ये 12th पास होते हैं। मेल क्या करेगा, मलेरिया स्पूटम क्लोरिनेशन दक्षता ट्रेनिंग। फीमेल क्या करेगी, ANC रजिस्टर मेंटेन करेगी, डिलीवरी वैक्सीन IUCD इंसर्शन ये भी दक्षता ट्रेनिंग, और अनमोल जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करेगी। ये तो मैंने बता दिया कि अनीमिया मुक्त भारत में वो जो T3 अब T4 बन गया है, जो ट्रैक करेगा BCG को और फॉलोअप करेगा। अब IV जो कह रहे हैं नॉन रिस्पॉन्डेंट है ना, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, उसमें फेरन कार्बोक्सी माल्टोज और आयरन सुक्रोज, अब एक क्लिनिकल ऑप्शंस की तरह तुम ज़्यादा देखो उसको। जन भागीदारी और ये जन चेतना थे इसके कैंपिंग्स। जन भागीदारी में क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल मोबिलाइजेशन, एडवोकेसी, ये सब बकवास है। ये देखो कि अब पहले एक हमने पढ़ा ना, यूविन पोर्टल होता था, अलग अलग जन्नी का पोर्टल है, ऐसा पोर्टल है। अब इन्होंने क्या किया, अनीमिया मुक्त भारत का एक अभियान पोर्टल बना दिया, जिसके अंदर सिक न्यूबॉर्न का भी पोर्टल आ रहा है, जिसमें 0 to 6 मंथ्स के लो बर्थ वेट बेबीज का पोर्टल है वो। यूविन वैक्सीनेटेड का भी है। RBS के चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर्स या एडोलेसेंट 10 to 19 ईयर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। जननी, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन और वुमेन और रिप्रोडक्टिव एज भी इसी पोर्टल के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसके अंदर SNCU, यूविन, RBS के और जननी सारे आ रहे हैं। फाइनली लास्ट स्लाइड, ये क्या है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, SSBS के समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये किसके लिए है, 0 to 3 ईयर्स के लिए। पहले क्या होता था, पहले होता था कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर के लिए विजिट्स वगैरह होती थी। अब इन्होंने उसको कंबाइन करके एक नया नाम बना दिया कि समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य। शिशु भी है इसमें और बाल भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो न्यूबॉर्न में ना ज़्यादा ही विजिट्स कर रहे थे ये, तो अब इन्होंने होम बेस्ड न्यूबॉर्न और यंग चाइल्ड केयर को मिक्स कर दिया, और जो न्यूबॉर्न की विजिट्स थी वो कम कर दी, मतलब एट रिस्क न्यूबॉर्न की नहीं की, नॉर्मल न्यूबॉर्न्स की, हेल्दी न्यूबॉर्न्स की विजिट्स कम कर दी और यंग चाइल्ड की विजिट्स बढ़ा दी। क्या किया इन्होंने, फॉर हेल्दी न्यूबॉर्न विजिट्स -2 करना है। पहले क्या होता था, होम डिलीवरी की 7 विजिट्स होती थी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 विजिट्स होती थी और LSCS की 5 विजिट्स होती थी। अब इन्होंने क्या किया, -2 कर दो, होम डिलीवरी में 5 कर दी, इंस्टीट्यूशनल में 4 कर दी, LSCS में 3 कर दी। एट रिस्क की 9 होती थी तो उसकी अभी भी 9 ही होएगी। अब यंग चाइल्ड में क्या किया, जो कि यंग चाइल्ड मतलब 6 वीक्स to 15 मंथ्स का, पहले तो ये बताना चाहिए यंग चाइल्ड होता कौन सा है, जो 6 वीक्स to 15 मंथ्स का है, आइदर हेल्दी और एट रिस्क। पहले उसकी सिर्फ 5 विजिट्स होती थी, अब इन्होंने इसमें 3 ऐड करके इसको 8 विजिट कर दिया, ठीक है। तो यंग चाइल्ड में पहले 5 विजिट्स हो रही थी इन दोनों में, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो एट रिस्क है। 3, 6, 9, 12, 14, 3 का टेबल चल रहा था इसमें। अब इन्होंने 3 का टेबल आगे भी इसमें इन्होंने मतलब आगे टेबल चला दिया 6 का। पहले हर 3 मंथ्स पे आ रहे थे ना, तो अब इन्होंने बोला कि उसके बाद 6 महीने के बाद भी आते रहो, 18, 24, 30, 36। तो फिर पहले क्या हो रहा था, यहाँ तक 3 का टेबल चल रहा था और फिर 6 का टेबल। बच्चों में क्या किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पहले होम डिलीवरी की बात करते हैं, डे 1 पे भी आते थे, पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक कम की होती थी कि डे 1 में तो वो हॉस्पिटल में ही है, तो डे 3 से आना शुरू करेंगे। 3, 7, 14, 21, 7 का टेबल चल रहा था। अब इन्होंने इसमें से क्या क्या निकाल दिया, 3, 7, 14 के बाद ये बीच के 2 निकाल दिए, सीधा 42 में आएंगे, ठीक है। बाद में पता करने आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। होम वाले में भी यही किया उसने, 21 और 28 निकाल दिया, सीधा 42 में आएंगे 14 के बाद। एट रिस्क में उतना ही करें, ठीक है। सो ये इन्होंने चेंज किया है। दैट्स इट फॉर PSM, फाइनली इट्स ओवर।